सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से पहले स्वर्गीय लगाना मुझे अस्वाभाविक ही नहीं लगता, बल्कि कपाता भी है। महीना भर भी नहीं बीता जब मैंने मंगलवार 17 मार्च को वात्स्यायन जी के साथ दिल्ली स्थित उनके घर में कई घंटे बिताए थे। इसी दिन मैंने उनसे एक लंबी बातचीत भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन ये लंबी बातचीत भी मुझे अधूरी लगती थी। वात्स्यायन जी आमतौर पर साल में एक बार जरूर यूरोप आते थे और इस बार वो मई में यानी अगले महीने लंदन आने की संभावना बता रहे थे। मैं लंदन लौटकर मंसूबे बांधने लगा था कि मई में वात्स्यायन जी से एक लंबी बातचीत और रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन विधाता के मंसूबे दूसरे थे। मेरे लौटने के 2 सप्ताह बाद ही अज्ञेय के निधन का क्रूर समाचार आ गया। घंटे भर से भी ज्यादा लंबी अज्ञेय की इस अंतिम बातचीत का एक अंश हम आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक मान्यता है कि साहित्यकार एक अलग तरह का जीव है, अलग तरह का प्राणी है, जो कि मुख्य धारा से कुछ अलग है। क्या कारण है कि ये बात हिंदी के साहित्यकार के बारे में ज्यादा कही जाती है और ये कहते हैं कि दूसरी भाषाओं का साहित्यकार अपने समाज से ज्यादा जुड़ा है, हिंदी का कुछ अलग है। ये सब क्यों इस तरह की मान्यता लोगों में पनपी है? ऐसा है, वास्तव में ऐसा है ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि कहने वाले कौन हैं। एक तो ये बहुत कुछ अंग्रेजी पत्रों में कहा जाता है और अंग्रेजी पत्रकार अनुभव करता है कि उसके लिए सबसे बड़ा संकट भारतीय भाषाओं में हिंदी से उसको है, क्योंकि हिंदी ही वो स्थान ले सकती है जो कि अंग्रेजी का स्थान अभी तक रहा है। और इसलिए हमने देखा है कि भारतीय भाषाओं के मामले में अंग्रेजी का अखबार और सब भाषाओं के पक्ष में भी कुछ न कुछ कह जाएगा, लेकिन हिंदी में उसको अच्छा कोई दिखेगा तो चुप लगा जाएगा और कहीं कोई कमी दिखेगी तो बहुत शोर मचाएगा। इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि हिंदी क्योंकि अपने आप में किसी एक जगह की उस तरह से भाषा नहीं है जिस तरह से बाकी प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी तो धीरे धीरे विकसित हुई है और हिंदी आज जिस रूप में है उस रूप में तो कहीं उस तरह से कभी वो भाषा नहीं रही, इसलिए हिंदी बड़ी कृत्रिम भाषा है। ये तो धोखा है इसमें बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो इस हिंदी की आप बात कर रहे हैं इस देश में कहीं उसको बोलने वाला ही कोई नहीं था। अगर ना हुआ होता तो वो आती कहाँ से। ये जरूर है कि जो भाषा बोली जाती थी उसके प्रदेशों में अलग अलग रूप थे और वो भाषाएं, बोली हुई भाषाएं अब भी मौजूद हैं। उनमें से सभी लोगों ने राष्ट्रीय एकता की भावना का समर्थन करते हुए एक हद तक ये त्याग किया कि हम अपनी बोलचाल की भाषा को छोड़कर उसका एक राष्ट्रीय रूप विकसित करेंगे जो कि दूसरों के लिए भी सहज और सामान्य हो सके। तो इसलिए जब हमने ऐसी एक हिंदी को चुना जिसको कि आज हम हिंदी कहते हैं और जो कि राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है, तब उसमें पहले ही हमने अपनी बोलियों का एक हद तक बलिदान कर दिया। जो बोली बोलते हैं, हमने ये नहीं कहा कि इसका यही रूप सारे देश में विकसित हो, उसमें से हमने एक ऐसा रूप निकाला जो कि सर्वमान्य हो सकता और है। इस रूप में कहें तो इस बात में इतना तो सत्य है कि एक कृत्रिम भाषा विकसित की गई, लेकिन ये सच नहीं है कि उसका कोई आधार नहीं था। आधार तो हैं, एक से अधिक आधार थे और अब भी हैं। और बल्कि जिन्होंने इस तरह का तर्क दिया जो कि आपके प्रश्न में निहित है, उन्होंने उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया और अब भी कर रहे हैं जो कि भाषा बोलने वाले हैं। एक तरफ तो उनसे कहा जाता है कि दूसरी भाषाओं के हित में वो अपनी भाषा को एक हद तक विकृत भी होने दें, फिर जब वो इसके लिए त्याग करने को तैयार होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपकी भाषा तो एक नकली भाषा है, असली भाषा तो है नहीं। असली भाषा तो उनके पास है, उसमें वो इस हद तक त्याग करने को तैयार हैं कि दूसरों की जो गलतियां हैं उनको भी उदारता से सह सकें। एक ये आरोप लगाया जाता है कि हिंदी
जो राजभाषा आज तक नहीं बन पाई है, इसके लिए हिंदी के लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, हिंदी साहित्य के लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, बल्कि कहा तो ये जाता है कि वो हिंदी के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी को इतनी कठिन बना के रखा है कि वो आम आदमी के लिए ग्राह्य नहीं है। हिंदी के जो लोग हैं या हिंदी भाषी लोग हैं, उनका कोई दोष नहीं है ऐसा तो नहीं है, उनका भी दोष रहा, संकीर्णता उनमें भी रही, लेकिन कम से कम जो आरोप आप कर रहे हैं वो तो सही नहीं है। हिंदी को कठिन उन लोगों ने बनाया जिनकी भाषा हिंदी नहीं थी, आज भी वो बना रहे हैं, और आज भी सारे देश में जो हिंदी भाषी है, विशेष रूप से हिंदी का साहित्यकार जो है, वो उस भाषा का विरोध करता है जिसको सरकार हमारे ऊपर थोप रही है। इस समय स्थिति यह हुई है कि जब हिंदुस्तानी का आंदोलन हो रहा था आज़ादी से तुरंत पहले, तब से लेकर अब तक एक कृत्रिम हिंदी का भी विकास हुआ है और एक नकली उर्दू का भी विकास हुआ है, और ये दोनों नकली भाषाएं सरकार अपनाती है। आप रेडियो की उर्दू भाषा देखिए और रेडियो की हिंदी देखिए, वो दोनों भाषाएं ऐसी हैं कि हम नहीं बोलते। मैं हिंदी बोलता हूं तो वो भाषा नहीं बोलता जो कि सरकार बुलवाती है भाषा के नाम पर। उर्दू बोलता हूं तो वो भाषा नहीं बोलता जो कि सरकारें अब कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की उर्दू जो है वो तो मैं नहीं जानता कि कितने लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये दो नकली भाषाएं सरकारी सहायता से सरकार के बल पर विकसित की जा रही हैं और भाषाओं की अपनी शक्ति के विरुद्ध। इस समय हिंदी के पत्र पत्रिकाओं में, खासकर दैनिक समाचार पत्रों में जिस तरह की हिंदी प्रयोग की जा रही है, जैसा प्रयोग बढ़ रहा है, उसके लिए कहा तो ये जाता है कि काफी सरल बनाने के लिए हिंदी को ऐसा किया जा रहा है, और उस सरलता की एक होड़ दिखाई देती है हर समाचार पत्र में। आपको ये होड़ स्वस्थ लगती है? नहीं, देखिए, सरल भाषा का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सरल या कि देशज शब्द लिए जाएं। अगर आपके साधारण बोलचाल में संस्कृत के या फारसी के या अरबी के कठिन शब्द प्रचलित हैं और आपके जाने हुए हैं, और किसी पद में वो शब्द आता है तो उसके वहां होने के कारण आपको उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो वहां आसान शब्द रख देने से आपको कठिनाई होगी, क्योंकि वो आसान शब्द आपका अपरिचित होगा। अब उदाहरण के लिए कचहरी की भाषा में फारसी अरबी के बहुत से शब्द जो प्रचलित हैं उनको लोग समझते हैं, यानी उनका इस्तेमाल समझते हैं, उनका अर्थ न भी जानते हो, उनकी व्युत्पत्ति न भी कर सके। उनकी जगह हम सिद्धांत रूप से मानकर कि ये दूसरा शब्द आसान है वो रखते हैं, तो उसको थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि आसान होने के बावजूद वो अपरिचित होगा। तो एक परिचित ढांचे में आप अगर अपरिचित शब्द रख देते हैं तो वो इसलिए भी समझ में आ जाता है कि उस ढांचे का अपना एक तर्क होता है। ढांचा समझा देता है कि यहाँ जो एक ये गैर चीज रख दी गई, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो जो आदमी भाषा के स्वभाव को नहीं समझता वो भाषा को गढ़ने के काम में भी जो कुछ करता है उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। आप कोई हल देखते हैं जिसमें हिंदी राजभाषा आसानी से पूरे देश में स्वीकार्य हो सके? मेरा ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि हिंदी राजभाषा हो। यह आग्रह जरूर है कि भारतीय मूल की कोई भाषा समूचे भारत की भाषा हो। कुछ दूसरे भाषा के लोग ये कहते हैं, और खासकर ज्यादातर राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि हिंदी के साथ साथ हम और 2-3 भाषाएं जोड़कर राजभाषा, यानी एक राजभाषा होना जरूरी नहीं है, 3-4 राजभाषाएं हो सकती हैं। क्या ये आपको व्यावहारिक लगता है भारत के संदर्भ में? मुझे सिद्धांततः तो इस पर आपत्ति नहीं। अगर सारा देश ये मानता है कि हम 1 नहीं 2 या 3 राजभाषाएं रखेंगे तो मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूं, और मुझे वो 3 भाषाएं सीखने में बहुत देर नहीं लगेगी। लेकिन व्यवहारतः ये कहाँ तक हो पाएगा? अभी जबकि अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं के लिए ये संभावना थी, तब अगर ये नहीं हो सका तो 2 की बजाय 3 कर देने से कैसे होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर सारे देश को ये स्वीकार है तो मुझको इसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है। आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उसके कथ्य और स्तर से आप कितने संतुष्ट हैं? इतनी सामान्य बात का मैं नहीं जानता कि क्या जवाब
होता है। एक तो साहित्यकार कभी अपने समय में जो लिखा जा रहा होता है उससे संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता तो फिर लिखता क्यों, लिखना बंद कर दे। तो कोई लिखता है, यही एक बुनियादी असंतोष की अभिव्यक्ति है। अब तक जो कुछ लिखा गया संसार में उस सब के प्रति एक असंतोष की घोषणा है नया कुछ लिखना। तो इसलिए संतुष्ट तो मैं नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा ये सोचता हूँ कि साहित्य की जो उसका एक जो प्रकृत विकास होता, उसमें एक बाधा हमारी राजनीति के कारण हुई है। ये बहुत से लोगों ने मान लिया है कि साहित्य को जरूरी तौर पर कोई न कोई राजनीतिक घोषणा ही करनी चाहिए। राजनीति का प्रवेश हमारे सामाजिक जीवन में लगातार बढ़ रहा है और बढ़ेगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो कि राजनीति के बाहर हैं या कि जो पलट कर राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं और जिन्हें प्रभावित करना चाहिए राजनीति को, उनको भी वाणी मिलनी चाहिए। इस पक्ष की उपेक्षा हुई है और ये मेरे लिए दुख की बात है। आपके विचार से क्या आज दिशा होनी चाहिए साहित्य की? मैं समझता हूँ कि एक तो इस तरह के चिंतन के कारण हमारी भाषा कमज़ोर हुई है, इकहरी हुई है। और अगर भाषा कमज़ोर होती है तो वास्तव में यथार्थता पर हमारी पकड़ कमज़ोर होती है, क्योंकि यथार्थ को भाषा से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यथार्थ की पहचान भाषा के बिना नहीं हो सकती। इसलिए जो भी चीज़ भाषा को कमज़ोर करती है वो हमारी यथार्थ की समझ और पकड़ को कमज़ोर करती है। और मैं समझता हूँ कि इधर ये हुआ है। भाषा की शक्तियों में एक जो जिसको मैं रूपकाश्रयी चिंतन कहता हूँ या कि मेटाफोरिकल थॉट, उसका भी बराबर एक स्थान रहा है। और उसके बिना हमारी यथार्थ की गहरी पहचान बनती नहीं है। इस बात की इधर के साहित्य चिंतन में भी काफ़ी उपेक्षा हुई है। लोग इकहरी और एकार्थवाची भाषा का समर्थन करते रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनका यथार्थ भी इकहरा होता जाता है, उसकी पकड़ तो कमज़ोर होती ही है। जब तक इस अपनी गलती को पहचान कर फिर से नए ढंग का सोचना नहीं होता, तब तक मैं समझता हूँ कि हमारे साहित्य का जो रास्ता होना चाहिए वो नहीं खुलता है। आप पर ये एक आरोप रहा है कि आपने प्रकृति पर मनुष्य से भी अधिक बल दिया है अपने साहित्य में, ऐसा क्यों? एक ही आरोप रहा है, आरोप तो बहुत से रहे, लेकिन मैं मनुष्य को प्रकृति से बाहर नहीं मानता और इस देश के चिंतन में ऐसा आना भी नहीं गया। ये पश्चिम की अवधारणा है कि एक तरफ मनुष्य है, एक तरफ प्रकृति है। यहाँ पर शुरू से ही मनुष्य भी प्रकृति का एक अंग है और एक तादात्म्य प्रकृति के साथ, जीव मात्र के साथ होना चाहिए, ऐसा माना जाता रहा है। मैं इस दृष्टि को सही मानता हूँ और समझता हूँ कि आज भी जो संकट है संसार में उनमें से कुछ जरूर कम हो जाए अगर हम इस बात को पहचान सकें कि मनुष्य बाकी सब कुछ का प्रतिस्पर्धी या कि विरोधी नहीं है, उसका एक अंग है। एक और आरोप जो आमतौर पर लगाया जाता है आप पर कि आपका साहित्य जनसाधारण के लिए ग्राह्य नहीं है। काफी मुश्किल किस्म का आप साहित्य लिखते हैं भाषा की दृष्टि से और कथ्य भी कहते हैं कि लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 20 वर्षों में आपका साहित्य कुछ बदला है इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्राह्य लगने लगा है। ऐसा आप नहीं मानते कि लोग भी कुछ बदले हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा भी है? मेरा ही साहित्य बदला है। लेकिन ये आरोप लगाया जरूर जाता है। एक हद तक ये सही है, जैसा मैंने अपनी रचनाओं में स्वीकार भी किया कि मैंने हिंदी सीखी तो हिंदी प्रदेश के बाहर रहते हुए सीखी, लेकिन सीखी ज़रूर। और पहले किताब से हिंदी सीखकर हिंदी भाषी समाज में आया और उस बोली हुई भाषा को भी मैंने पहचाना, स्वीकार किया। इसलिए ये विकास भाषा का तो मेरी रचनाओं में दिखेगा
और अगर दिखता है तो मैं उसके लिए लज्जित भी नहीं हूं। मैं समझता हूँ बड़ा स्वस्थ विकास हुआ है ये। दूसरी बात, जो लोग इस तरह की आलोचना करते हैं, एक तो ये बात भूल जाते हैं कि जब वो जन साधारण की बात करते हैं तो वो उस निरक्षर भारतीय की बात करते हैं जो कि साहित्य पढ़ता नहीं है। ये नहीं कि संस्कार रहित है, लेकिन वो पढ़ेगा ही नहीं। मैं चाहता तो हूं कि वो भी मेरे साहित्य का पाठक बने, या कि आधुनिक स्थिति में कहूं कि श्रोता बने, उस तक उसकी पहुंच हो। लेकिन ये जानता हूं कि देश का अधिसंख्य भाग साक्षर नहीं है, और पढ़ते हैं तो साक्षरों में कुछ लोग पढ़ते हैं। शेखर, एक जीवनी आपने बहुत पहले लिखा था, क्या अब आज के संदर्भ में उसमें एक नया भाग जोड़ने की इच्छा आपकी नहीं है, या ऐसी कोई बात विचाराधीन है? शेखर का एक तीसरा भाग भी था लिखा हुआ, एक मसविदा उसका पड़ा है, जो उस रूप में अब छापने लायक तो नहीं जान पड़ता। सोचता हूं कि उसको फिर से लिख डालूं और वो छप जाए तो एक पुस्तक की जो अवशेष है उससे भी छुटकारा मिले, और मेरे पाठक को भी कुछ शांति मिले कि पूरी किताब उसके सामने आ गई। शायद इस बरस में ये कर पाऊं। आप वैज्ञानिक, क्रांतिकारी, सरकारी अफसर, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, न जाने क्या क्या रहे हैं। आप इतनी सारी भूमिकाओं में कैसे एक साथ तालमेल बिठा पाए हैं? ये प्राय सब एक साथ तो नहीं रहा, लेकिन यूं सिद्धांत रूप से मैं समझता हूं कि अगर कहीं रचनात्मक ऊर्जा कहीं पर है तो वो कोई भी रूप ले सकती है, और ये जरूरी नहीं है कि एक रूप उसने ले लिया तो फिर दूसरा रूप वो नहीं ले सकती। और ये भी होता है, मेरा ख्याल है कि दूसरे कलाकारों का भी ऐसा अनुभव रहा होगा कि मसलन अगर कवि है तो कभी उसी रचनात्मक ऊर्जा की अभिव्यक्ति वो किसी दूसरे क्षेत्र में, चित्रकला में या मूर्तिकला में करे, या गाना भी चाहे। मैं संगीत में तो मैं बिल्कुल कोरा रहा, लेकिन और कलाओं में तो की ओर तो कभी न कभी आकृष्ट हुआ, मूर्ति बनाने की ओर या चित्र बनाने की ओर या शिल्पों की ओर भी, कुछ बढ़ईगिरी या इस तरह के काम भी, या चर्म शिल्प अभी करता हूँ। उससे एक तो संतोष मिलता है, और एक बात और मैंने सीखी है कि लेखक तो शब्द शिल्पी होता है, और शब्दों का मितव्यय सीखने के लिए उसको अपने हाथ से कुछ काम करना चाहिए। और अगर कोई हाथ से हम काम करते हैं तो कम से कम ऊर्जा में अधिक से अधिक परिणाम पाने की जो एक सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसका एक नया अनुभव होता है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर हम हाथ से कुछ चीज बनाते रहते हैं जब तक, तो शब्दों का भी अपव्यय नहीं करते। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनकी आवाज अब सिर्फ टेप रिकॉर्ड में ही बची है।